प्यारे दोस्तों नमस्कार। कल के पिछले वीडियो में मैंने लैंड ला के 35 क्वेश्चंस करा दिए थे, उसके बाद 36 आज लेकर आया हूँ। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप अपना रिवीजन कर सकें। लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी किया करें, शेयर से और दोस्तों में जो भी दोस्त हैं वीडियो को देखने के बाद शेयर कर दिया करें। तो अगला क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन भू प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो अधिकतर अभिलेख की तैयारी और परिरक्षण, अधिकार अभिलेख की तैयारी और परिरक्षण, ये जो है भूमि प्रबंधक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। 37, राज्य संहिता 2006 की धारा 62 के अधीन वादों तथा विधिक कार्यवाहियों का संचालन किया जाएगा भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य संहिता 2006 की धारा 63 के अधीन भूमि जो आबादी स्थलों के लिए चिन्हित की जा सकती है में सम्मिलित होगी। धारा 59 की उपधारा 2 खंड 1 के अधीन किसी गांव पंचायत को सौंपी गई अथवा सौंपी हुई समझी जाने वाली समस्त भूमि, इस संहिता की किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि या उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है 39, राज्य संहिता 2006 की धारा 63 की उपधारा 2 के अधीन भवन निर्माण के लिए प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति प्रदान की गई भूमि प्रबंधक समिति को, राज्य सरकार को, कलेक्टर को। तो इसका पहला होगा भूमि प्रबंधक समिति को। तो इसका पहला क्वेश्चन इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, भूमि प्रबंधक समिति को। इसको जो है टिक कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखते हैं। राज्य संहिता 2006 की धारा 65 के अधीन आवंटित की गई भूमि का कब्जा सौंपने की शक्ति प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? उप जिला अधिकारी को, उप जिला अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राज्य संहिता 2006 की धारा 65 की उपधारा 2 के उल्लंघन के लिए दंड कितना है? सी 2 वर्ष का कारावास और 3000 रुपये का जो है अर्थदंड। तो इसमें दिया है 2 वर्ष का कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से जो जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। राज्य संहिता 2006 की धारा 66 के अधीन आबादी स्थलों के अधिनियमित आवंटन के जांच करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है, कलेक्टर को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लें। उसके उपरांत क्वेश्चन नंबर 43, राज्य संहिता 2006 की धारा 66 के अधीन आवंटन के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की जो है परिसीमा कितनी है? परिसीमा कितनी की गई है? 3 वर्ष की परिसीमा की गई है। यानी राज्य संहिता 2006 की धारा 66 के अधीन आवंटन के विरुद्ध, आवंटन के अपोजिट में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा 3 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 44वां, राज्य संहिता 2006 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए स्थापित की जाने वाली समेकित गांव निधि की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए स्थापित की जाने वाली समेकित गांव की निधि की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य संहिता 2006 की धारा 69 की उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित धनराशियों में से कौन सी धनराशि समेकित गांव निधि में जमा की जाएगी? उपयुक्त सभी यानी संहिता की धारा 68 की उपधारा 1 की परंतु में निर्दिष्ट की गई धनराशि, संहिता की धारा 68 की उपधारा 2 के कलेक्टर के द्वारा प्राप्त किया गया समस्त अनुदान, ऐसी अन्य राशि जो विहित की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी। तो राज्य संहिता, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 20% होगा।
राज्य संहिता 2006 की धारा 69 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक समेकित गांव निधि के द्वारा कलेक्टर को संदत्त की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा क्या है? डी 20% है, तो 20% पे बिल्कुल टिक कर लें। तो ये 20% ही जो है इसका होगा, 20% पे टिक कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, प्रत्येक समेकित गांव निधि की संचालित किया जाएगा। प्रत्येक समेकित गांव निधि की संचालित किया जाएगा किसके द्वारा? इसमें को कर लीजिए, प्रत्येक समेकित गांव निधि को संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कलेक्टर के द्वारा। स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य संहिता 2006 की धारा 70, धारा 75, धारा 72, धारा 74। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। धारा 72 के अधीन स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छे से याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 72 के अधीन जो है प्रावधान किया गया है राज्य संहिता 2006 की धारा 72, सेक्शन 72। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49, राज्य संहिता 2006 की धारा 72 के अधीन स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? उपयुक्त सभी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ पीठ के लिए, और राजस्व परिषद इलाहाबाद और लखनऊ के लिए, जिला मुख्यालय के लिए नहीं, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। राज्य संहिता 2006 की धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारों के वर्ग हैं क्या? सभी होगा। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर भी होता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भी भूमिधर होता है, और आसामी भी होता है। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। राज्य संहिता 2006 की धारा 80 के अधीन घोषणा का परिणाम होता है क्या होता है? भूमि के अंतरण के संबंध में संहिता के अध्याय 9 के अधीन आरोपित किए गए सभी निबंधनों का संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिए लागू होना समाप्त हो जाएगा। संहिता के अध्याय 11 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के आगामी वर्ष के प्रारंभ के दिनांक से ऐसी भूमि भू राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। भूमिधर न्यायगमन के विषय में उस व्यक्तित्व विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन हो। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी वाला जो है ऑप्शन सही है। राज्य संहिता 2006 की किस धारा के अधीन भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता के लिए प्रावधान किया गया है? धारा 80 के अधीन, धारा 82 के अधीन, धारा 88 के अधीन और धारा 86 के अधीन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 88 के अधीन, सेक्शन 88 इसमें बिल्कुल सही होगा। 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, राजस्व संहिता 2006 की धारा 98 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की शर्त है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का अथवा धारा 110 के खंड का जैसी भी स्थिति हो, वो निर्दिष्ट कोई भी जीवित उत्तराधिकारी ना हो। अनुसूचित जाति का भूमिधर जिससे मामले में अंतरण के लिए प्रस्तावित की गई भूमि स्थित हो और उससे भिन्न किसी जिले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार व्यवसाय वित्त अथवा कारोबार के निमित्त बस गया हो अथवा सामान्य तौर पर रह रहा हो। कलेक्टर का यह समाधान, कलेक्टर को यह को कर ले यहाँ पर, कलेक्टर को यह समाधान हो गया हो कि वित्त विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा प्रदान करना आवश्यक। तो उपरोक्त सही वाला जो ऑप्शन सही होगा इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये सभी जो हैं, ये सभी शर्तें जो हैं अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें हैं, तो इन्हीं आधारों पर जो है उसकी जो उस भूमिधर की जो शेड्यूल कास्ट का जो भूमिधर है उसकी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, वो भी कलेक्टर की अनुमति से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राज्य संहिता 2006 की धारा 99 राज्य संहिता 2006 की धारा 99 के अधीन अनुसूचित जनजाति के भूमिधर के लिए अंतरण पर निर्बंधन है। डी पट्टा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के भूमिधर के लिए अंतरण पर निर्बंधन है पट्टा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो। राजस्व संहिता 2006 की किस धारा के अधीन विनिमय के लिए प्रावधान किया गया? धारा 95, धारा 101, धारा 90 और 100। तो अब ऑप्शन नंबर 100 में विनिमय के लिए प्रावधान किया गया है। विनिमय दोस्तों, विनिमय का तात्पर्य होता है आदान प्रदान,
वस्तु विनिमय बहुत पुराने समय में प्रचलित था, चूँकि अभी वस्तु विनिमय ख़त्म हो चुका है। कहीं कहीं आज भी वस्तु विनिमय को देखा जाता है। ये विनिमय और वस्तु विनिमय में भी अंतर है। आपको केवल विनिमय देखना है। विनिमय ऑप्शन सी यानी धारा 100 में देखा गया। वस्तु विनिमय आज भी कभी कभी देखा जा सकता है। गांव में अक्सर लोग जो हैं फेरी वालों से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उसके बदले में अनाज या कुछ दे देते हैं, तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन आजकल विनिमय का जो है अर्थ अलग है। तो इसका प्रावधान धारा 100 में दिया गया है। राजस्व संहिता 2006 की धारा 101 के अधीन विनिमय के परिणाम क्या हैं? दो, विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त की गई भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे जो दी गई भूमि के उनके पास थे। उप जिलाधिकारी तदनुसार अधिलेख अभिलेख अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में संशोधन किए जाने का आदेश देगा। तो इसमें अगर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी वाला, तो उपरोक्त सभी वाला ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी जो हैं विनिमय के परिणाम होते हैं। तो ऑप्शन डी पर आप टिक कर लें, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राजस्व संहिता 2006 की धारा किस धारा के अधीन पुरुष भूमिधर आसामी अथवा सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकारी सामान्य क्रम के लिए प्रावधान किया गया? तो धारा 108 के अधीन प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, तो आज 57 तक ही रखते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। आज के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है? अर्थात किस धारा में जो है परिभाषा दी गई है शब्दों, कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई, वो किस धारा में दी गई है? आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि किस धारा में ऐसा प्रावधान किया गया, शब्दों को परिभाषित किया गया है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा।